अगर आप किसी भी रिलीजन के मानने वाले हैं या फिर आपने किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया होगा तो आप ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ वो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। अक्सर तौर पे आपने कहीं भी रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में सुना होगा तो आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही सुने होंगे, लेकिन आज मैं इसके डार्क साइड की बात करने वाला हूँ। द डार्क साइड ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स। नाउ द थिंग इज कि व्हाई दिस टॉपिक, ये डार्क साइड क्यों डिस्कस करना चाहिए हमें। द थिंग इज कि हम लोग इसी रियलिटी में जीते हैं, इन्हीं डार्क साइड्स के साथ, लेकिन हम में से अक्सर कोई भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता भी है तो वो किसी तरह से वो दबे अल्फाज में वो ओपनली नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें सच को बोलना चाहिए, हमें सच बात करनी चाहिए। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स from the Quran. In the chapter 4 verse 135, God says that stand for justice even if it is against yourself. Similarly, there is a verse in the Gita, chapter 17 verse 15, which says that never speak untruth even it may be pleasant. झूठ तब भी ना बोलो जब भी ये अच्छा लग रहा हो। अक्सर तौर पर हम अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन वो अंदर से वो बातें झूठी होती है। हम एक साइड को बयान करते हैं, एक पॉजिटिव साइड को, बट उसके नेगेटिव साइड को हम लोग भूल जाते हैं। तो आज हम लोग इसी नेगेटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉइज़ पोल्यूशन। अक्सर तौर पर इंडियन फेस्टिवल्स में, किसी में ख़ास रिलीजन को यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं करूँगा या फिर पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा, हर एक रिलीजन में ही ये प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन क्योंकि हम इंडियन रिलीजन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है हिंदुज़म को फॉलो किया जाता है। हिंदुज़म विच इज़ नोन एज अ रिलीजन, एंड इसमें काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मौजूद हैं। मोस्ट फेमसली दिवाली जैसे फेस्टिवल्स और भी बाकी सारे पूजा जो फेस्टिवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गणेश पूजा हो या फिर कोई भी और जितने भी डेटीज़ के पूजा होते हैं, जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा है एटसेट्रा। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। एंड इनमें आज के दौर में अक्सर तौर पर क्या होता है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स, डीजे, पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े स्पीकर्स यूज़ होते हैं, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। जिस जगह पे ये प्रोग्राम्स अरेंज किया जाता है वहाँ पे आसपास आप कभी सोसाइटी में जाकर के लोगों से हकीकत में पूछें कि उन पे क्या बीतती है। दिन रात सुबह शाम तेज़ तेज़ गाने बजाना डीजे के फॉर्म में, ये बेस, ये वाइब्रेशंस, ये लाउड म्यूज़िक कितना ज़्यादा एक हेल्दी इंसान को, एक आम इंसान को ये हानिकारक है उसके लिए। और बूढ़े और बच्चों को तो छोड़ ही दें, और एनिमल्स की तो बात ही मत करिए कि कितना ज़्यादा उनको इस चीज़ से हार्म पहुंचता है, कितना ज़्यादा उनको नुकसान होता है उनके हेल्थ पे। वेरी रिसेंटली, अभी पिछले कुछ सालों में ये चीज़ और ज़्यादा भी बढ़ गया है। जब से टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है तो अभी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एक वक्त शायद था जब इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता था, क्योंकि लोगों के पास ये टूल्स ही नहीं थे, ये स्पीकर्स ही नहीं थे जिससे वो इतना ज़्यादा शोर क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि हमारा ये फेस्टिवल है और हम ये इसको मना रहे हैं, और इसको मतलब इतने बुरे तरह से इसका मिसयूज़ करके एक स्पीकर का या फिर एक ऑडियो प्लेयर का, इससे कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक छठ पूजा कर एक सेलिब्रेशन था जिसमें तो मतलब हद, मतलब जो होता है वो पार हो जाता है। लाइक पूरे रात, एक रात पूरा ऐसा होता है, लाइक पूरे मिडनाइट से लेकर के लाइक 2 बजे रात से शुरू करके अप टिल मॉर्निंग 5 और 6 AM 7 AM वटेवर, कंटिन्यूअस जो है इतना ज़्यादा शदीद किस्म का म्यूज़िक बजाया जाता है। जो भी रिचुअल्स होते हैं उन पे तो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि उनकी क्या रियलिटी है, उनके क्या डार्क साइड्स है। लेकिन सिर्फ ये जो मनाना है, ये जो स्पीकर्स यूज़ करना है, लाउड स्पीकर, these are so harmful and so disturbing for the society। आप सोचिए कि हो सकता है जहाँ पे आप ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे आप इसने इस तरह से जो है म्यूज़िक को प्ले कर रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा हो अपने कल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, हो सकता है कोई बीमार वहाँ पे हो जो कि मौत के कगार पे हो सकता है कि कोई एक ऐसा शख्स जिसको सुनने में तकलीफ़ है, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, या फिर किसी को ना भी हो, एक आम इंसान को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसके डेली लाइफ के कामों में कितना ज़्यादा खलल हो सकता है। सो दीज थिंग्स इन माई ओपिनियन हैव ह्यूज प्रॉब्लम। लाइक रिलीजन के नाम पे इन चीज़ों को करना वर्स्ट केस सिनेरियो, बिल्कुल से बदतरीन चीज़ है ये। सेकेंडली, दिवाली जैसे त्योहारों पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं, फायर क्रैकर्स, अक्सर तौर पर इनमें से भी कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन में बाद में आ रहा हूँ, ये उस पर भी आता है, लेकिन नॉइज़ भी कितना ज़्यादा जनरेट होता है। ऐसे ऐसे किस्म के पटाखे और बम यूज़ होते हैं दिवाली जैसे फेस्टिवल्स में, मनाए जाते हैं इसको यूज़ करके, कि आप इसको भी कोई लिमिट नहीं डाल सकते। सारी रात ये चीज़ चलता है, इतने तेज़ शोर, इतने पटाखे, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन की जो हद होती है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। एंड द थिंग इज़, ये लेट नाइट तक होता है ये चीज़ें, और लेट नाइट में इवन वाइल्ड लाइफ को कितना ज़्यादा इससे हार्म पहुँचता है।
कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। आप कभी देखिए कि इन फेस्टिवल्स के दौरान आसपास के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बाकी जो एनिमल्स होते हैं, उन पे क्या बीतता है। कभी आप इसके बारे में रिसर्च करके देखिए तो आपको समझ आएगा कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, एयर पोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि दिवाली में जो पटाखे होते हैं, जो कि फायर क्रैकर्स यूज़ होते हैं, इससे जो है एयर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। पिछले कुछ सालों में तो शायद आई थिंक, जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि जिससे इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी आज के टाइम में इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ होता है अभी भी दिवाली जैसे त्योहारों पर, कि इससे एयर पोल्यूशन के अलावा और कुछ भी नहीं होता। दिया जलाना एक अच्छी चीज़ मतलब देखा जा सकता है, लाइक उससे कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो इन पटाखों और बम के जो इस्तेमाल होते हैं सब सेलिब्रेशन के तौर पर, वेरी वेरी मिसयूज्ड इन द नेम ऑफ अ फेस्टिवल। एंड इनके अलावा जो पूजा होता है उसमें जो आइडल होता है, यानी जो मूर्ति होता है, उसको जब ले जाया जाता है लाइक वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पे जो कंटामिनेशन क्रिएट होता है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। ये जो आइडल्स मूर्तियाँ होती हैं, उनको बनाने में, उनको कलर पेंट वगैरह करने में कितने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3, वाटर पोल्यूशन। ये जो बड़े बड़े आइडल्स को बनाया जाता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं डेइटीज़ की, उनको जब आखिरी दिन में यानी कि भसान वाले दिन में जब इनको जो है पानी में डाला जाता है, नदी में हो चाहे किसी भी वाटर बॉडी में जब डाला जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अक्सर तौर पर ये जो इनको बनाया जाता है, इन स्टैच्यूज़ को और ये आइडल्स को, इनको जिन मटेरियल से बनाया जाता है वो अक्सर तौर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। लाइक वो इतनी आसानी से जो है एनवायरनमेंट में दोबारा जो है डिग्रेड नहीं हो पाते, और ये ना होने की वजह से वाटर बॉडीज़ में, ख़ास तौर पर हमारे नदी में, हमारे समुद्र में काफ़ी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ये जो केमिकल्स यूज़ होता है, जो मटेरियल्स यूज़ होता है इनको बनाने में, स्टैच्यूज़ को, और वो भी जब वाटर के साथ मिलता है जा करके, तो उससे भी वाटर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। नंबर 4, वेस्ट मैनेजमेंट। अक्सर तौर पर ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होते हैं, और इनके बाद जो प्रोसेसन वगैरह होता है, इनके जो मटेरियल्स निकल कर आते हैं, उनको प्रॉपर तरह से वेस्ट के फॉर्म पे उसको जो है रिमूव नहीं किया जाता। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पाया जाता कि जिसको प्रॉपरली मतलब हर एक मटेरियल को और हर एक जो यूज्ड चीज़ें हैं, जो रिचुअल के तौर पर जो यूज़ होती हैं मटेरियल्स, उनका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता। नंबर 5, इलॉजिकल एंड इरेशनल रिचुअल्स। वैसे तो हिंदुइज्म में अहिंसा का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रिडोमिनेंट है, कि नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, और ये हर एक फॉर्म में फॉलो होता हुआ, मतलब एटलीस्ट लोग कहते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए नॉन वायलेंस को, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे हिंदू सेक्ट्स हैं मौजूद जो कि वर्शिप के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर बेरहमी से जानवरों को मारते हैं, जिसको कहा तो जाता है सैक्रिफाइस, लेकिन वो एक्चुअली किलिंग होता है। एक एनिमल को सैक्रिफाइस करना और उसको किल करने में डिफरेंस होता है। जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक इंटेंशन होता है, और उसका जो प्रोसेस भी होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक एनिमल को सबसे लीस्ट, सबसे कम जो है उसको परेशानी हो, उसको तकलीफ़ हो, इस ज़रिए से एक एनिमल को सैक्रिफाइस किया जाता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बेरहमी से जानवरों की सैक्रिफाइस के नाम पर हत्या की जाती है, रिचुअल्स के नाम पर। इसके अलावा जो सुपरस्टिशंस मौजूद हैं फूड्स के नाम पर, कि तरह तरह की मतलब पूजा में जो है एक सर्टेन फूड्स को प्रेफरेंस दिया जाता है कि अभी इस फूड का जो है इम्पॉर्टेंस है, इसको यूज़ करना है, इसको मतलब पूजा में इस्तेमाल करना है। दीज आर मैन मेड थिंग्स। इसके पीछे ना तो कोई साइंटिफिक रीजनिंग होता है, ना ही कोई इंटेलेक्ट होता है। नंबर 6, हार्मफुल इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। अक्सर तौर पर ये फेस्टिवल्स में क्या होता है, लोग मनाने के साथ साथ, ये रिचुअल्स के साथ साथ खाने पीने को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। मिठाइयाँ खाई जाती हैं, स्ट्रीट फूड्स खाए जाते हैं, जिनकी रियलिटीज़ हम सबको पता है, भले ही हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, वी ऑल कंज्यूम दैट। एंड इनसे सिर्फ जो है हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। लाइक कोई भी स्ट्रीट फूड हो गया, इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है, द ऑयल दैट इज़ यूज्ड। इनके अलावा एक आम मिठाई भी अगर आप खा रहे हैं, मतलब जिस क्वांटिटी में लोग मिठाइयाँ कंज्यूम करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। एंड वेरी शॉकिंग थिंग, ये तो एक हद थी, लेकिन ये हद पार तब होता है जब इसको अल्कोहल तक ले जाया जाता है। अक्सर रिलीजियस फेस्टिवल्स में अल्कोहल कंजम्पशन मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप टीनेज में हैं, या फिर आप टीनेज के अलावा जब आप 20s, अपने 30s 40s में हैं, इवन 50s में तो देखता हूँ, मतलब अगर कोई फेस्टिवल है, अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर आप एक मैन हैं, और अगर आपको अपना मैनहुड जो है दिखाना है कि आप वाकई में एक मर्द हैं, सो यू हैव टू ड्रिंक। आपको अल्कोहल कंज्यूम करना, नहीं करेंगे तो लोग, मतलब ये कैसा फेस्टिवल मनाना हुआ आपके लिए, दैट डजंट मेक सेंस।
दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर आप फेस्टिवल होता है तो आप देखेंगे कि लोग भले आप अब लोगों से क्या मिलना है, दो अच्छी बातें क्या करनी है, कुछ अच्छे ज्ञान लोगों के साथ क्या बांटना है, ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स आर नॉट मैंडेटरी बट यू मस्ट ड्रिंक अल्कोहल, ये एक नॉर्म है। एंड सरप्राइजिंगली मैं तो अक्सर तौर पर बचपन से हिंदुज़म में ही ज़्यादातर देखता था, लेकिन रिसेंटली आई टॉक टू अ बंगाली मुस्लिम फ्रेंड ऑफ माइन, जिससे बात करके मुझे पता चला कि मुहर्रम जैसे फेस्टिवल में, जो कि एक जिसमें काफ़ी लोग खुशी भी मनाते हैं, गम भी मनाते हैं, वट एवर द केस मे बी द इंटेंशन बिहाइंड इट, लेकिन मैं ऐसे सुन रहा था कि उसकी सोसाइटी में उसकी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुहर्रम में जो है एक परमिसिबिलिटी मिल जाती है उनको, उनका एक इजाज़त मिल जाती है, एक वजह मिल जाता है जिससे वो ड्रिंक कर सकें अल्कोहल। लिटरली आपने एक रिलीजन को आधार बनाकर, एक रिलीजियस ओकेजन को आधार बनाकर आपने ये वजह ढूंढ लिया कि आप उस दिन को जो है अल्कोहल कंज्यूम कर आप उसको सेलिब्रेट करें। दिस वाज द वर्स्ट थिंग दैट आई कुड हैव एवर इमेजिन्ड अबाउट मुस्लिम्स, कि ये भी दिन देखना था कि अल्कोहल जैसी इतनी ज़्यादा डेंजरस एंड इतने ज़्यादा प्रोहिबिटेड, इतनी बड़ी प्रोहिबिटेड चीज़ जो है, उसको भी लोग किसी फॉर्म में द सो कॉल्ड ब्लाइंड एंड डेड मुस्लिम्स अपने आपने के लिए परमिसेबल कर लेंगे। मैंने ये आज तक देखा था कि कोई भी मुसलमान जो है, जो अपने आप को प्रैक्टिसिंग कहता है या फिर ये कहता है, वो एटलीस्ट कुछ ना भी करे, हालांकि वो सिर्फ सो कॉल्ड मुस्लिम भी हो, तो भी मैं देखता हूँ वो नमाज नहीं है, ये सारे, हाँ कुछ भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर तौर पर देखता था कि हर एक मुसलमान में, कि वो शराब से यानी कि अल्कोहल से बचने की कोशिश करता था। मैं अक्सर तौर पर आज तक मैंने हर एक मुसलमानों को देखा है, बट ये भी चीज़ अब आज के दौर में होने लगा है कि मुसलमान अपने फेस्टिवल्स के नाम पर अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं। द नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ इज़ ओवर क्राउडिंग। अक्सर तौर पर आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स में, किसी भी तरह के फेस्टिवल्स में ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, खासतौर पर ये प्रोसेशन वगैरह जब होता है, पूजा वगैरह के टाइम पे, और बाकी वक्त में भी जब ये ओवर क्राउडिंग होता है, तो अक्सर तौर पर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाइजीन प्रॉपर नहीं होता। रिलीजियस प्लेसेस में जो भीड़ इकट्ठा होती है, इससे एक्सीडेंट्स का चांसेस बढ़ जाता है। रोड्स में जो है प्रॉपर तरह से ट्रैफिक गाइडलाइंस अगर फॉलो ना हो, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड इन जनरली जब ये प्रोसेशन वगैरह होता है और ये जब इसको मतलब वाटर बॉडी में डाला जाता है, जो आइडल्स होते हैं, इन दीज प्रोसेस इसमें इतने ज़्यादा भीड़ होता है और इतना ज़्यादा इसमें जो है ओवर क्राउडिंग होता है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कोई समवन डाइड, समवन केम इन फ्रंट ऑफ दैट, इस तरह से काफ़ी सारे न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं, विच आर वेरी सैड टू सी। द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये चीज़ इंडिया में दिन ब दिन, और ठीक क्या होनी चाहिए, ये बल्कि और ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और वह है रिलीजियस एग्रेशन एंड पोलराइजेशन। हम देखते हैं कि अक्सर तौर पर कोई फेस्टिवल जब मनाया जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा, तो दूसरे कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ एक जगह तो ऐसा होता है कि वहाँ पे क्लैश हमें देखने को मिलता है। हाल ही में रिसेंट कुछ सालों में रामनवमी जैसे फेस्टिवल्स में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ों को देखने को मिला कि जब हिंदू निकलते हैं, ये रैलीज़ वगैरह निकालते हैं, और ये एक तो होता है कि मतलब अपने रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना, लेकिन अभी जो करंट इंडियन सिचुएशन में जो हमें देखने को मिलता है, ये जो हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जिस तरह से रिलीजन को एज अ टूल यूज़ करके लोगों को भड़काया जाता है, दंगे फसाद करवाए जाते हैं, लोगों को लड़वाया जाता है, आपस में हिंदू मुस्लिम फाइट्स, ये तो बचपन से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। इवन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके भी बचपन से वो ये चीज़ देखते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी आम थी, और दिन ब दिन एजुकेशन के साथ इसको और ठीक होना चाहिए था, लेकिन आज के दौर में भी अफसोस के साथ ये चीज़ें और बढ़ती चली जा रही हैं, कम होना तो दूर की बात है। नंबर 8, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर्स। ये जो बड़े बड़े आप पैंडल्स देखते हैं, ये डेकोरेशंस देखते हैं, इनके पीछे अंडर पेड लेबर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इस चीज़ का, कि जो लेबर यूज़ होते हैं वहाँ पे अक्सर तौर पर चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चों से काम करवाया जाता है इन रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करने में, इन फेस्टिवल्स के दौरान। और एंड इवन जो प्रॉपर लेबर होते हैं उनको बहुत ही अंडर पे किया जाता है, क्योंकि दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू रिलीजन, तो इसीलिए इस चीज़ों के मामले में उनके एफर्ट को जो है पूरा कंपनसेट नहीं किया, तो उनके एफर्ट का पूरा दाम उनको नहीं दिया जाता, अंडर पे किया जाता है उन्हें। नंबर 9, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जो आप देखते हैं मंडप वगैरह में जो लकड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, जिसको रिचुअल के तौर पर यूज़ किया जाता है, और भी बाकी सारे जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, इसके पीछे भी एक डार्क साइड है। ये जो इतने ज़्यादा तादाद में जो वुड्स इकट्ठा किए जाते हैं, जो लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती है, उनको लाया जाता है पेड़ों को काट कर, जो कि एनवायरनमेंट के लिए
नेचर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप वुड को बर्न करें, दरख्त दिन ब दिन कम होते जाते हैं, और जो कि एक बहुत ही मेजर क्राइसिस हमें देखने को मिलता है आज के दौर में। एंड ऑल्सो जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं रिचुअल्स वगैरह में और बाकी डेकोरेशन प्रोसेशंस वगैरह में, इनको भी जो है प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जाता। दीज थिंग्स ऑल्सो क्रिएट अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। नंबर 10, इकोनॉमिक प्रेशर, वेस्ट ऑफ मनी। जो भी ये फेस्टिवल्स को मनाने के लिए जो प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जो जो रिचुअल्स फॉलो होता है, अक्सर तौर पर ये इन सब चीज़ों को आज के दौर में कमर्शियलाइज कर दिया गया है। एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन द डेकोरेशंस, ऑन द पैंडल्स, इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा ओवर स्पेंड किया जाता है, हद से ज़्यादा ओवर स्पेंड किया जाता है। और सोसाइटी में जो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, वो भी उनके बीच में भी एक कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन ज़्यादा पैसा खर्च करता है, कौन ज़्यादा अच्छी चीज़ें पहनता है। पीयर प्रेशर क्रिएट होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। इतना ज़्यादा पैसा जो स्पेंड होता है इन पैंडल्स के ऊपर, कॉम्पिटिशन होता है लिटरली कि कौन सा पैंडल जो है कौन बेस्ट कर सकता है, कौन ज़्यादा खर्च कर सकता है, कौन ज़्यादा मतलब इसको डेकोरेट कर सकता है। थीम बेस्ड हो जाता है। मेकिंग ए थीम कैन बी द गुड थिंग फ्रॉम एन आर्ट पर्सपेक्टिव, अगर इसमें आर्ट फॉलो जो होता है, बट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दीज थिंग्स जस्ट फॉर हाउ मेनी डेज, 3 और 4 डेज, 5, एक हफ्ते के लिए, इतना ज़्यादा आप जो ओवर स्पेंड करते हैं। कॉम्पिटिशन्स होता है कि कौन ज़्यादा, किसने ज़्यादा खर्च किया, किसने ज़्यादा डेकोरेशंस किए, किसने ज़्यादा लैविश किसने बनाया, किसने ज़्यादा ऑडियंस इकट्ठा किया, किसने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया। दीज थिंग्स आर लिटरली कंपेयर्ड। और ट्रस्ट में इन चीज़ों को अगर ना करके इन पैसों को सही जगह पे अगर लगाया जाए, लाइक इंडिया हम देख रहे हैं, इंडिया की जो हालात आज के दौर में भी जो भी है, इतना ज़्यादा जो गरीबों का रेट बढ़ते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक अलग चीज़ है जिसको लोग आजकल नज़रअंदाज ही करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी गरीबी जो बढ़ते जा रही है, इनमें अगर हम इन फंड्स को इस्तेमाल कर पाते तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हम हल कर सकते थे। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसे नहीं, कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। लेकिन इनके अलावा भी ह्यूमन बींग्स आर सच क्रिएचर्स जो इन सब के बावजूद भी इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़ाया तौर पर इन पैसों को इस्तेमाल करते हैं इन रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाने में, इन कॉम्पिटिशन्स के लिए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग टू टॉक अबाउट। नंबर 11, मैन मेड रिचुअल्स। अक्सर तौर पर जो फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं या फिर करते हुए देखते हैं, उनके पीछे की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कोई बड़ी हिस्ट्री इसमें थी नहीं। कहीं ना कहीं जा कर के ये इंसानों ने ही अपनी तरह से इसको बनाया। दीज आर एक्चुअली मैन मेड फेस्टिवल्स, मोस्ट ऑफ देम। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके पीछे जो रीजनिंग है वो तो सही है, लेकिन ये जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स में, ऑल ऑफ द थिंग्स आर मैन मेड। आप कुछ हिस्ट्री, कुछ जगह की तो ऐसी हिस्ट्रीज़ है जहाँ पे कुछ 100 सालों पहले ये चीज़ शुरू हुआ, जहाँ पे इससे पहले शायद इस लेवल पर, शायद इस दर्जे पर कभी भी ये पूजा या फिर कभी भी ये फेस्टिवल फॉलो नहीं होता था। ये रीसेंट हिस्ट्री में या फिर पास्ट हिस्ट्री में कहीं जाकर ये चीज़ इनोवेट हुई, और इस तरह से आए दिन भी जो है इनमें इजाफा होते जा रहा है। इनोवेशंस पे इनोवेशंस, हर एक साल हम लोग देखते हैं कुछ नया इनोवेशन आ जाता है कि अब इस रिचुअल को इस तरह से फॉलो करना है, अब इसको इस तरह से करना है, नेक्स्ट ईयर अब हम लोग ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऑल ऑफ द थिंग्स आर मैन मेड एंड कम्प्लीटली दे डू नॉट हैव एनीथिंग ऑफ इंटेलेक्ट। ना इसमें अक्ल होता है, ना ही इसमें कुछ इस्तदलाल होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर बेसलेस एंड कम्प्लीटली मैन मेड रिचुअल्स। इससे सिर्फ कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, ना ही लोगों को यहाँ पे कोई स्पिरिचुअली कुछ वो गेन कर पाते हैं, ना ही वो नॉलेज गेन कर पाते हैं, ना ही वो कुछ सीख पाते हैं, ना उनको कुछ बेनिफिट होता है। सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमरिज्म को जो है प्रमोट किया जाता है कि कितना ज़्यादा कौन कंज्यूम कर सकता है, दिखा सकता है चीज़ों को, कितना लैविश कोई डेकोरेशंस कर सकता है, कितना बेहतरीन कपड़ा कोई पहन सकता है, कितना खूबसूरत कोई लग सकता है। ओनली दीज थिंग्स आर प्रमोटेड अनफॉर्चुनेटली। जितने भी सारे ये रिचुअल्स होते हैं, इनका कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट से लेना देना नहीं होता। कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट अक्सर तौर पर कोई भी इन डिटेल में जो आज के दौर में ये फेस्टिवल्स को जिस तरह से मनाया जा रहा है रिचुअलिस्टिक तौर पर, कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। ऑल ऑफ देम आर मैन मेड इन सम पास्ट हिस्ट्री, सो वी मस्ट स्टॉप दैट एंड टॉक अबाउट इट। ये सारी तो चीज़ें हुई प्रॉब्लम्स की बात। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई करें तो क्या करें। अगर इन सारे चीज़ों को नहीं करें, इन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करें, इन फेस्टिवल्स को इस तरह से नहीं फॉलो किया जाए, तो कैसे फॉलो किया जाए, क्या करने वाली चीज़ें हैं? तो ये हैं करने वाली चीज़ें जो कि हम में से अक्सर तौर पर कोई भी नहीं करता, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस करना होता है हमें। क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। रिलीजन इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। रिलीजन से हमें अपने आप को और दूसरों को एजुकेट करना चाहिए। इसकी जो अच्छी तालीमात हैं
उनको खुद पढ़ना चाहिए, उनको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना चाहिए। दूसरों को हमें एजुकेट करना चाहिए रिलीजन के बारे में। और ये किसी भी तरह की जो वर्शिप की जाती है, दीज आर नॉट एक्चुअली वर्शिप। ये सिर्फ एक दिखावा है कि हम वर्शिप कर रहे हैं, हालांकि हम वर्शिप नहीं कर रहे होते। द रियल वर्शिप इज ओबेइंग, मानना होता है। सैक्रिफाइसिंग, क्या हमें से कोई भी करता है? सैक्रिफाइसिंग, सिंपल लिविंग, डोनेशन, चैरिटी, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, लर्निंग, इन चीज़ों पे कौन फोकस करता है? इन चीज़ों को कर कर क्या मिलेगा लोगों को? ना उन्हें कोई लैविश सा यहाँ पे दूसरों को शो ऑफ करने की कोई चीज़ मिलेगी, वहाँ से उनको सिर्फ लर्निंग्स मिलेगा, उनको एक्सपीरियंसेस मिलेगा जो कि वो दूसरों को दिखा नहीं सकते, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते उन चीज़ों की। यही हमारा पर्पस होना चाहिए, हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें और इन्हीं चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करें। सिंपल लाइफ मेंटेन करें, डोनेशन किया करें, चैरिटी किया करें। चैरिटी भी अब अलग चीज़ है कि चैरिटी भी आज के दौर में लोग दिखावे के लिए करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं किसी और दिन उसके बारे में भी बात करूंगा कि किस तरह से चैरिटी आज के दौर में वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट से। इसके अलावा जो करने वाले काम है कि हम लर्न करें रिलीजन को, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ें। अगर हम सही में अपने आप को एक रिलीजन का फॉलोअर मानते हैं तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उस रिलीजन के जो बेसिक टेक्स्ट हैं, जो कि मेन टेक्स्ट हैं, उनको तो पढ़ें, उनको पढ़कर खुद तो समझने की कोशिश करें, ट्रुथ को डिस्कवर करें। साइंस के साथ रिलीजन को किस तरह से फॉलो करें, ये भी आज के दौर में एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सो इफ़ यू रियली केयर अबाउट रिलीजन, आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड वट एवर रिलीजियस टेक्स्ट यू हैव, बट यू मस्ट रीड द कुरान एटलीस्ट वंस। वाई कुरान, इसके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, लेटेस्ट वीडियो में, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक दे दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।